अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। मुशायरा, जॉन एलिया। मुशायरे के मानी हैं शायरों का एक दूसरे को शेर सुनाना या शायरों का फ़न शेर गोई में एक दूसरे से मुकाबला करना। पहले मानी के पेश नज़र गैर शायर सामईन का मुशायरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये शायरों का आपस का मामला है। अब रहे दूसरे मानी, तो उन मानी की रूह से मुशायरों का सामईन से बुनियादी ताल्लुक़ है, इसलिए कि जब शायरों का एक दूसरे से मुकाबला होगा तो इस मुकाबले का फ़ैसला करने वाले वो लोग होंगे जो शायर ना हों, और अगर शायर हों तो इस मुकाबले में शामिल ना हों। यही वो लोग हैं जो अब नाक़िद कहलाते हैं। यहाँ मुझे एक वाक़या याद आया। वो वाक़या ये है कि अरब के दो अजीम शायरों में मुकाबला हुआ। इस मुकाबले का फ़ैसला करने के लिए उन दो शायरों में से एक शायर की बीवी मुकर्रर की गई, जो शायरी की बहुत बड़ी पारिक थी। उस खातून ने अपने शौहर की नज़्म के ख़िलाफ़ और हरीफ शायर की नज़्म के हक़ में फ़ैसला दिया। अजब खातून थी। उस नेक बख्त खातून का अंजाम क्या हुआ ये बात मुझे याद नहीं रही। बहरहाल, अगर हम में से किसी की बीवी हमारी तख्लीक के ख़िलाफ़ और हमारे हरीफ की तख्लीक के हक़ में फ़ैसला देती तो हम उसे तलाक़ दे देते। हमारे यहाँ मुशायरे का मफ़हूम मुख्तलिफ है, और अपने इस मफ़हूम के पेश नज़र मुशायरा सिर्फ़ उर्दू ज़बान से मखसूस है। अरबी में मुशायरे का जो दूसरा मफ़हूम है, यानी दो शायरों का बाहमी मुकाबला, इस मफ़हूम के एतबार से उर्दू मुशायरे और अरबी मुशायरे की कैफियत में करीबी मुनासिबत पाई जाती है। उर्दू मुशायरे में भी दो शायरों के दरमियान तो नहीं, मुशायरे में शरीक होने वाले तमाम शायरों के दरमियान ख्वाम-ख्वाह मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। इस फ़िज़ा के पैदा करने में सामईन हस्ब ज़ौक़ और बरबिनाए जानिबदारी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इसके नतीजे में कोई एक शेर या चंद शायर दादो तहसीन की बुनियाद पर मुशायरे के फ़तहमंद शायर करार पाते हैं, मगर फ़तहमंदी का ये फ़ैसला एक हंगामी फ़ैसला होता है और इसकी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती। लेकिन मुशायरे के आम सामईन बल्कि तमाशबीन उस शायर को जिसे सबसे ज़्यादा दाद मिले और जिससे बार बार शेर सुनाने की फरमाइश की जाए सबसे बड़ा शायर समझते हैं। चुनाचे अक्सर ऐसा होता है कि बदतरीन शायर या बहुत मामूली शायर अपने अशार के सतही और अपनी पढ़त के अंदाज के मौसर होने की वजह से बेहतरीन शायर करार पाता है। लेकिन इस हकीकत से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े शायरों को मुकाबले की सतह से बुलंद समझा जाता है। उनका कम या ज़्यादा दाद पाना किसी कसौटी की हैसियत नहीं रखता। फिर यह बात भी वाज़ेह है कि मुशायरों के इनेकाद का मकसद ये फ़ैसला करना हरगिज़ नहीं होता कि कौन शायर या कौन कौन से शायर बड़े या बेहतरीन शायर हैं। उर्दू के कदीम मुशायरों के सामईन मुशायरे के वो लोग होते थे जो आला अदबी और फ़नी शऊर रखते थे। जाहिर है कि उनका ताल्लुक़ आला तबके से होता था। उस ज़माने में मुशायरा कोई अवामी इदारा नहीं था। ये मुशायरे दरबारों और उमरा की हवेलियों में मुनक़िद होते थे। मुशायरे को अवामी हैसियत उस वक्त हासिल हुई जब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों या दौरान साल की ख़ास समाजी तकरीबात के मौक़े पर मुशायरे बर्पा होने शुरू हुए। सियासी तहरीकों ने भी मुशायरों को ख़ास अहमियत बख्शी। बहरहाल, अज़ीमुश्शान मुशायरे 20वीं सदी की पैदावार हैं और उर्दू ज़बान के ख़वास व अवाम के लिए सबसे अहम तहज़ीबी इदारे की हैसियत रखते हैं। इन्होंने ख़वास और अवाम के फ़र्क को दूर करने में एक अहम किरदार अदा किया है। मुशायरे का तस्करा हो रहा है तो इस ज़िम्न में ख़ास बात काबिल ज़िक्र है, और वो ये कि मुशायरे की निस्बत से देखा जाए तो शायरी की 4 किस्में मुतय्यन हैं। शायरी की एक किस्म वो है जो अच्छी भी हो और मुशायरे में पसंद भी की जाए। दूसरी किस्म वो है जो अच्छी होगी मगर मुशायरे में दाद हासिल ना कर सके। तीसरी किस्म वो है जो बुरी हो और मुशायरे में भी बुरी करार पाए। और चौथी किस्म वो है जो बुरी हो मगर मुशायरे में बहुत पसंद की जाए। बहरहाल, मुशायरा एक ऐसा ख़तरनाक हंगामा है जिसमें शायर की इज़्ज़त लम्हा लम्हा ख़तरे की ज़द में रहती है। यहाँ मुझे बिरादर अज़ीज़ मिराज रसूल ने ख़ास मामले की तरफ मुतवज्जे किया है। उनके कहने का हासिल ये है कि जो अफराद या इदारे मुशायरे मुनक़िद करते हैं वो बिलाशुबा काबिल दाद हैं, इसलिए कि वो ऐसे हंगामे भी बर्पा कर सकते हैं
جن سے عوام الناس کو مشاعروں سے کہیں زیادہ دلچسپی ہے اور جن کے ذریعے مشاعرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بعض مثالیں ایسی بھی پائے جانے لگی ہیں کہ مشاعرے ادبی اور تہذیبی ذوق کی تسکین کے بجائے محض تجارتی مقصد کے پیش نظر برپا کیے جاتے ہیں، اور ان میں ایسے شعراء اور شاعرات کو خاص الخاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے جو محض گویوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قبیل کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خود کہتے ہیں اور بہت برا کہتے ہیں مگر اپنی گائیکی کی وجہ سے مشاعرے کو تہو بالا کر ڈالتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود نہیں کہتے بلکہ کسی مرد غیب سے کہلوا لاتے ہیں اور اپنے ٹینٹوئے کے زور پر مشاعرے کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس قسم میں شاعرات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندوستان میں یہ صورتحال بہت عام ہے۔ ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ترنم سے پڑھنے والے شاعروں کی تنقیص کریں۔ ترنم سے پڑھنے والے بے شمار شاعر ایسے بھی ہیں جن کی ادبی حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشاعرے کے عوام پسند اور خواص پسند تہذیبی ادارے کو اب آہستہ آہستہ محض ایک سطحی قسم کے تفریحی ہنگامے کی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ افراد اور ادارے ہیں جو مشاعروں کو اپنا تجارتی مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی شدید ہمت شکنی کی جانی چاہیے، کیونکہ اب مشاعرہ ہی وہ سب سے بڑا ادبی اور معیاری ادارہ رہ گیا ہے جو اعلیٰ ذہنی فرحت بخشی اور تہذیب نفس کا اور اس کی اس محترم اور اہم حیثیت کی حفاظت کرنا ہمارا تہذیبی فرض ہے۔